नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। चर्चा तो आज बजट पर होनी चाहिए। वो बजट जो कल देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। आज के सारे अखबार, सारे चैनल, सारे सोशल मीडिया, इन सब पर बजट की चर्चा है। क्या मिला, किसको मिला, कितना नहीं मिला। लेकिन और ये बात जायज़ भी है, बजट एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है किसी भी राष्ट्र के लिए। तो करों की दरों पर, रोजगार के वायदों पर, किसानों पर, युवाओं पर, वित्त मंत्री की घोषणाओं पर चर्चा होनी चाहिए। हर साल की तरह सत्ता पक्ष बजट की उपलब्धियां गिना रहा है। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी बता रहे हैं कि 1947 तक का रोड मैप है वाला बजट है। विपक्ष खामियां बता रहा है, राहुल गांधी जी खामियां बता रहे हैं। यह हमेशा होता है, सालों से होता है। कम से कम पिछले 27-28 साल से तो मैं इस प्रक्रिया को फॉलो भी करता हूं और बजट को पढ़ता भी हूं। सच बात यह है, बजट पर तात्कालिक प्रतिक्रिया देना बहुत कठिन काम है। बजट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसमें कोई सही एनालिसिस कर सकते हैं और प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बजट लोकतांत्रिक राजनीति की एक नियमित दोहराई जाने वाली प्रक्रिया है और इस पर चर्चा करने के लिए बजाय मैं लेकिन आज बजट की नहीं, बुलडोजर की बात कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कि विकास या अर्थव्यवस्था महत्वहीन है, बल्कि इसलिए कि बजट हर वर्ष आएगा, हर वर्ष आता है और यही चीज़ें दोहराई जाती हैं। सत्ता तारीफ करेगा, विपक्ष उसकी आलोचना करेगा। लेकिन लोकतंत्र की बुनियाद बार बार नहीं बनती। जब राज्य यानी देश बिना मुकदमे, बिना दोष सिद्धि, केवल आरोप या पहचान के आधार पर लोगों के घर गिराने लगे, तो यह सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई भर नहीं रह जाती है। ये कानून की प्रक्रिया, नागरिक अधिकारों और संवैधानिक सुरक्षा को कुचलने का स्पष्ट संकेत बन जाती है। बजट पर बहस सरकारों के कामकाज का हिस्सा है, पर बुलडोजर पर बहस लोकतंत्र के अस्तित्व का सवाल है। इसलिए चलिए आज चर्चा करते हैं बजट के बजाय बुलडोजर की। उस मशीन की आवाज़ सुनते हैं जो दीवारों से ज़्यादा लोकतांत्रिक मर्यादाओं को इन दिनों ढहा रही है। भारत में यूं तो बुलडोजर का शोर नया नहीं है, लेकिन इन दिनों ज़्यादा सुनाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। आप कह सकते हैं ये शासन की शैली, दंड की राजनीति और राज्य के शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक बन चुका है। और ये बात, बुलडोजर पर बोलने की बात मेरे मस्तिष्क में इसलिए आई क्योंकि कल मैंने द वायर मैगजीन में मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर का एक लेख पढ़ा, जिसमें उन्होंने बुलडोजर राज की बात की है। कई आंकड़े दिए हैं और तथ्यों से समझाया है कि किस प्रकार बुलडोजर हमारे लोकतंत्र को बुलडोज कर रहा है। मंदर कौन है ये जानना आपको जरूरी है। वे एक लेखक या सामाजिक कार्यकर्ता तो हैं ही। वे मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और 2 दशकों से अधिक आईएएस रहने के बाद 2002 में गुजरात दंगों के पश्चात उन्होंने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया था, और याद रखिएगा बड़ा दम चाहिए ऐसा करने के लिए। उन्होंने एक देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से इस्तीफा दे दिया, यह कहते हुए कि वे ऐसे किसी राज्य तंत्र का हिस्सा नहीं रह सकते जो नागरिकों की समान सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल हो। सेवा छोड़ने के बाद हर्ष मंदर ने बेघर, विस्थापित, अल्पसंख्यक और बच्चों के लिए काम करना शुरू करा, उनके अधिकारों पर काम करना शुरू किया और वे सार्वजनिक रूप से राज्य की जवाबदेही के प्रश्न लगातार उठाते रहे। इसलिए जब वो अपने आर्टिकल में कहते हैं कि बुलडोजर अब प्रशासनिक औजार से आगे बढ़कर दंडात्मक राज्य शक्ति का प्रतीक बन गया है, तो इस खतरे को समझना जरूरी है। सच बात यह है कि हमें इतिहास में को देखना चाहिए, और इतिहास आपको क्या दिखाएगा कि बुलडोजर इसी वर्तमान शासन की कार्यशैली नहीं, बल्कि बहुत पहले भी एक वक्त ऐसा था जब इस बुलडोजर ने लोकतंत्र को बुलडोज कर दिया था। और वो समय था 1975 से 77 के आपातकाल का। दिल्ली का तुर्कमान गेट कांड याद कीजिए। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहता हूँ। उस दौर में इंदिरा जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सुपुत्र संजय गांधी सौंदर्यीकरण के प्रशंसक थे। सौंदर्यीकरण की उनको भूत चढ़ गया था।
वो हर शहर को सुंदर बनाना चाहते थे और जनसंख्या नियंत्रण करके देश को बड़ी आबादी बनने से रोकना चाहते थे। उसी समय में तुर्कमान गेट कांड हुआ था। पुरानी दिल्ली की घनी आबादी वाली बस्तियां, जो अल्पसंख्यकों की बस्तियां थी, उनको बुलडोजर की मदद से खाली कराया गया था। और जैसा मैंने आपको बताया, इसमें कई पुस्तकें, आप आपातकाल के समय की पुस्तकें पढ़िए, आपको ये पूरा वर्णन मिल जाएगा। अप्रैल 1976 में जब तुर्कमान गेट के लोगों ने अपने घर छोड़ने से इनकार कर दिया तो भारी पुलिस बल गोलियों और बुलडोजर के साथ एक साथ पहुंचा था। प्रतिरोध हुआ, गोली चली, लोग मारे गए, पूरा इलाका मलबे में बदल दिया गया, सुंदर बना दिया गया। इसे पुनर्विकास कहा गया। सोचिए, जिन लोगों के उस समय घर टूटे होंगे वो आज भी उस दिन को कैसे याद करते होंगे। ये घटना हमें याद दिलाती है कि जब राज्य विकास या व्यवस्था के नाम पर प्रक्रिया और सहमति को दरकिनार करता है, तब बुलडोजर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं गिराता, वो नागरिक की गरिमा को भी कुचल देता है। आपातकाल समाप्त होने और लोकतंत्र की वापसी के बाद ये उम्मीद थी कि ऐसे तौर तरीकों से सबक लिया जाएगा, पर ये संस्कृति, गरीबों की बस्तियों को अवैध बताकर उजाड़ने की संस्कृति, उन्हें बिना टाइम दिए, बिना नोटिस दिए उनके घरों को ध्वस्त करने की संस्कृति खत्म नहीं हुई है। और इन दिनों तो ये कमाल तेजी से आगे बढ़ी है। एक संगठन है हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क। हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क ये आवास अधिकारों पर काम करता है। इसके आंकड़े बताते हैं कि 2019 से 2023 के बीच इस प्रकार की बेदखली की घटनाओं में 379% की वृद्धि दर्ज की गई है। 379%। लाखों लोग अपने घरों से उजाड़ दिए गए हैं। और ये केवल सौंदर्यीकरण की कहानी नहीं है, इस बार थोड़ा चेंज है। इस बार एक ऐसे दौर की कहानी है जहां राज्य पहचान के आधार पर इस प्रकार के कृत्य को अंजाम दे रहा है। प्रभावित लोगों की बड़ी संख्या सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों की है। रिपोर्ट बताती है कि 2022 और 2023 में जिन घरों को गिराया गया उनमें उल्लेखनीय हिस्सेदारी मुसलमानों की है, जबकि बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग समुदायों के घरों को भी बुलडोज किया गया। यानी बुलडोजर की मार अक्सर उन पर पड़ रही है जिनकी कानूनी लड़ाई लड़ने की क्षमता बेहद कम है। हर्षमंदर तर्क देते हैं कि यह पैटर्न महज संयोग नहीं है, खासकर तब जब ध्वंस की घटनाएं अक्सर सांप्रदायिक तनाव या विरोध प्रदर्शनों के तुरंत बाद आती हैं। उत्तर प्रदेश को देखिए, यहाँ बुलडोजर प्रशासनिक उपकरण से आगे बढ़कर राजनीतिक प्रतीक बन गया है। कई शहरों में दंगों या विरोध प्रदर्शनों के बाद कथित आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। प्रयागराज में एक प्रमुख विरोध प्रदर्शन के दौरान एक आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया, जबकि प्रशासन ने इसे अवैध निर्माण पर नियमित कार्रवाई बताया, लेकिन ऐसा था नहीं। सहारनपुर और कानपुर जैसे शहरों में भी सांप्रदायिक तनाव के बाद ध्वंस की खबरें आई हैं। सरकारी पक्ष यही कह रहा है कि यह कानून के अनुसार की गई कार्रवाई है, लेकिन आलोचक और सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं है। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के जुलूस के दौरान भी हिंसा को आप भूले नहीं होंगे। इस हिंसा के बाद घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। वहां भी प्रशासन ने दावा किया ये अवैध निर्माण थे, लेकिन प्रभावित परिवारों का कहना है कि उन्हें पर्याप्त नोटिस तक नहीं मिला, अपनी बात रखने का अवसर तक नहीं मिला, अदालत जाने का मौका नहीं मिला। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में भी सांप्रदायिक तनाव के बाद ध्वंस की कार्रवाई हुई और ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर तक बहस का कारण बना। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। बुलडोजर पॉलिसी पर रोक लगाने के आदेश देने पड़े। अदालत ने कई बार कहा है कि उचित प्रक्रिया, नोटिस और सुनवाई के बिना की गई कार्रवाई कानून के विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट्स ने टिप्पणियां की हैं कि दंड देने का अधिकार न्यायपालिका के पास है, कार्यपालिका के पास नहीं है। केवल आरोप के आधार पर किसी की संपत्ति गिरा देना आपराधिक न्याय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो वो अदालत उसे तय करेगी और सजा देगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जबरदस्त बुलडोजर चल रहा है, घर गिराया जा रहा है, परिवारों को बेघर कर दिया जा रहा है, आजीविकाएं खत्म हो जा रही हैं। अदालत बार बार कह रही है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस
क्या कहता है? नोटिस, सुनवाई और अपील का अवसर, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। हर्षमंदर और अन्य कई स्वतंत्र पत्रकारों की रिपोर्टिंग में यह भी सामने आया है कि ध्वंस की कार्रवाई अक्सर चुनिंदा जगह दिखाई देती है। हर जगह जहां निर्माण कार्य अवैध हो रहे हैं वहां पर बुलडोजर नहीं चलता, और अगर वहां पर भी चलता है तो कुछ घरों तक ही सीमित रहता है, और वो घर अल्पसंख्यक समाज के होते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रंटलाइन मैगजीन में आप पढ़िए, आर्टिकल 14 को पढ़िए, जहां आपको ये बताया जाएगा विद प्रूफ कि एक ही समुदाय की संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर भी इन कार्रवाइयों को लेकर चिंता जताई जा रही है। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कई ऐसे अभियानों को सामूहिक सजा जैसा बताया है, जहां एक व्यक्ति के कथित अपराध का असर पूरे परिवार या समुदाय पर पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों ने भी बिना पर्याप्त कानूनी प्रक्रिया के बेदखली को मानवाधिकार मानकों के विपरीत माना है। इसके बावजूद ये सब हो रहा है। बुलडोजर की राजनीति का एक पक्ष और है। ध्वंस अब चुपचाप नहीं होते, वे कैमरों, पुलिस बल और राजनीतिक बयानों के साथ हो रहे हैं। भीड़ जमा होती है, नारे लगते हैं, कार्रवाई को तुरंत न्याय की तरह पेश किया जाता है और कार्रवाई करने वाले की तारीफ की जाती है। यह दृश्य अदालतों की धीमी, जटिल और सबूत आधारित प्रक्रिया से बिल्कुल अलग है। अदालत में न्याय कम दिखाई देता है, पर वह प्रक्रिया और अधिकारों पर आधारित होता है। बुलडोजर में सो कॉल्ड न्याय तुरंत दिखाई देता है और वो अक्सर प्रक्रिया से रहित होता है। यही अंतर लोकतंत्र की आत्मा और दंडात्मक प्रदर्शन के बीच की दूरी को साफ करता है। इतिहास हमें तुर्कमान गेट की याद आज दिला रहा है, जहां सुधार के नाम पर दमन हुआ था। आज तर्क कानून का राज है, मगर कानून की प्रक्रिया ही हटा दी जाए तो यह राज किसका रह जाएगा? शहरों में अवैध निर्माण, भूमि माफिया और शक्तिशाली कब्जेदारों की समस्या वास्तविक है, लेकिन जस की तस बनी हुई है। दबंगों की और रसूखदारों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई का पैटर्न कमज़ोरों पर सख्त है और ताकतवरों पर बेहद नर्म है। कानून की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। हर्षमंदर की चिंता अंततः लोकतंत्र की प्रक्रिया को लेकर है। लोकतंत्र केवल मतदान नहीं, वह अधिकारों, प्रतिक्रियाओं और न्याय तक समान पहुंचकर टिका होता है। अगर यह स्थापित हो जाए कि आरोप लगते ही घर गिर सकता है, तो कल यही तर्क असहमति, विरोध और राजनीतिक मतभेद पर भी लागू हो सकता है। जब सबसे कमजोर नागरिकों के अधिकार कमजोर पड़ते हैं, तो याद रखिएगा पूरी लोकतांत्रिक संरचना अस्थिर हो जाती है। बुलडोजर शहर की दीवारें गिरा सकता है, पर वह न्याय की प्रक्रिया को भी कुचलने लगे तो लोकतंत्र की नींव दरकने लगेगी, और तब उस दरार की कीमत किसी भी बजट में दर्ज नहीं होगी।